तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप विश्वकर्मा फिर से एक बार आया अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय यार अनूप विश्व में। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। ठीक है, तो कुछ कारणों से अभी तक हमारी वीडियो नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब फिर से एक टाइमली जो है आपके पास वीडियो जो है पहुंच जाएगी और फिजिक्स के पेपर आने के पहले पहले सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो अब आपके पास टाइमली वीडियो जाएगी और एग्जाम के पहले पहले आप जो है पूरी फिजिक्स हम कवर करवा देंगे आपका। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना सेल। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेल। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल क्या होता है? ठीक है, सेल का नाम सुना होगा सबने, देखा भी होगा नॉर्मली सेल होता क्या है, आपकी घड़ी में लगा होता है सेल। ठीक है, तो वो सेल करता क्या है? सेल जो होता है वो विद्युत धारा का फ्लो बनाए रखता है। ठीक है, जब हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कट जाती है तब भी हम सेल का यूज कर लेते हैं, जैसे इमरजेंसी वगैरह हो गया, आपका टार्च हो गया, इन चीजों में। ठीक है, तो सेल नॉर्मली होता क्या है? तो सेल जो होता है वो कुछ केमिकल पदार्थों से बना होता है, रासायनिक पदार्थों का यूज करके बनाया जाता है। और रासायनिक पदार्थों के यूज करने से जो सेल तैयार होता है वो सेल क्या करता है? वैद्युत धारा को देता है हमको। ठीक है, तो सेल को हमने क्या किया? सेल बनाने के लिए हमने क्या किया? ऐसे कुछ करते हैं नॉर्मली, एक जिंक ले लिया जैसे। ठीक है, हमने क्या किया? एक विलयन तैयार किया जिसमें एक छड़ डाल दी। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं और जो विलयन है उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। यहाँ पे जो विलयन भरा जाता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। अपघट्य। अब ये विद्युत अपघट्य नाम क्यों पड़ गया इसका? क्योंकि इसके अंदर जो विलयन भरा है, जब हम उस विलयन में वैद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो वो अपने वैद्युत आयनों में अपघटित हो जाता है। अपने वैद्युत आयनों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो विलयन भरा जाता है उस विलयन को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे मान लो आपने भर दिया NaCl, तो जब हम वैद्युत धारा का प्रवाह आरंभ कर देते हैं विघटित हो जाता है अपने आयनों में। कैसे? Na प्लस प्लस Cl माइनस आयनों में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसे विलयन जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए तो वो अपने आयनों में टूट जाए, उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक वैद्युत अपघट्य भर दिया इसमें और एक छड़ डाल दी जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये ठहरे रासायनिक पदार्थ। और रासायनिक पदार्थों में ऊर्जा कौन सी होगी? रासायनिक ऊर्जा होगी। ठीक है, और इन चीजों को बना के मिलाने से जो युक्ति तैयार हुई जिसको हम कहते हैं सेल, वो सेल हमको देता क्या है? तो वो सेल देता है हमको वैद्युत ऊर्जा। क्या देता है? वैद्युत ऊर्जा देता है वो सेल। ठीक है, तो सेल ने किया क्या? रासायनिक पदार्थों से मिलाकर हमने सेल को बनाया और उन पदार्थों में कौन सी ऊर्जा थी? कौन सी ऊर्जा थी? तो रासायनिक ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा थी? रासायनिक ऊर्जा थी। और सेल ने हमको दिया क्या? वैद्युत ऊर्जा दिया। ठीक है, तो सेल क्या होगा? सेल एक ऐसी डिवाइस हो जाएगी जो क्या कर रही है? रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर दे रही है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। तो सेल की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? तो सेल की जो डिफिनीशन होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, सेल सेल एक ऐसी युक्ति है। कौन सी सेल? वैद्युत सेल। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है, युक्ति है जो जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, या वैद्युत वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। रूपांतरित करती है। रूपांतरित करती है। करती है। ठीक है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को, सॉरी, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल का विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल।
ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है भैया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं। विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्टकट में ईएमएफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ईएमएफ से लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको ईएमएफ से लिखते हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल ई, कैपिटल एम और कैपिटल एफ। ठीक है। और प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको ई से खाली प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करते हैं? ई का यूज करते हैं। ठीक है। तो विद्युत वाहक बल है क्या? जैसा कि हमने आपको कई बार बताया अपने वीडियो में कि जो डेफिनेशन होती हैं वो हेडिंग्स में ही छुपी होती हैं। ठीक, अब ध्यान देखो, विद्युत का मतलब होता है आवेश। विद्युत का मतलब क्या है? आवेश। वाहक का मतलब ले जाने वाला, ले जाने वाला वाहक ना, जो ढोए। ठीक है। और बल का मतलब बल। ठीक है। तो आवेश को ले जाने वाला जो बल है, कहां पे? परिपथ में। कौन से परिपथ में? वैद्युत परिपथ में। कौन से परिपथ में? वैद्युत परिपथ में। एग्जाम्पल के लिए एक रेजिस्टेंस है और इसमें हमने एक लगा दिया, चलिए तैयार हो गया एक सरल वैद्युत परिपथ। ठीक। अब इस सेल से जो बल आवेश को क्या करेगा? पूरे इस परिपथ में ले जाएगा, घुमाएगा, गति कराएगा, उस बल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत वाहक बल कहेंगे। उस बल को क्या कहेंगे? वैद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है। डिफाइंड कैसे करते हैं? अब वो बल पूरे आवेश को पूरे परिपथ में क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो आवेश जब चलेगा तो कुछ कार्य होगा सेल के द्वारा। आवेश जब चलेगा तो क्या होगा? सेल के द्वारा कुछ कार्य हो जाएगा। और जो कार्य हो रहा है ना, वो क्या कार्य हो रहा है? आवेश को इस परिपथ में, पूरे परिपथ में क्या करने में? प्रवाहित कराने में कार्य हो रहा है। ठीक है। तो इसी किए गए कार्य को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? वैद्युत बल कहेंगे। ठीक है। अब वैद्युत बल को डिफाइंड कैसे करना है आपको, तब ध्यान से देखिए वैद्युत बल को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये सेल है आपका, जिसका विद्युत बल कितना है? ई है। ठीक है। तो ये सेल क्या करेगा? एकांक धन परीक्षण आवेश को इस पूरे परिपथ में घुमाएगा। ठीक। और जितना कार्य करेगा उस एकांक धन परीक्षण आवेश को घुमाने में, इसी कार्य को ही हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो एकांक धन परीक्षण आवेश को संपूर्ण वैद्युत परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत वाहक बल कहलाता है। वैद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है। तो वैद्युत वाहक बल क्या है? तो एकांक धन परीक्षण आवेश को संपूर्ण वैद्युत परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित कराने में किए गए कार्य को ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो ना, एकांक धन परीक्षण आवेश है तो आवेश कहाँ लिखा जाएगा? बटे में लिखा जाएगा। ठीक है। और को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य है तो कार्य को ऊपर लिखेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऊपर कार्य लिखा है, कार्य का मात्रक जूल प्रति, नीचे क्या लिखा है? परीक्षण आवेश कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है। और आपको याद हो तो W/Q0 विभव भी होता था। W/Q0 क्या होता था? विभव भी होता था। तो उसका मात्रक क्या होता था? वोल्ट होता था। तो विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। और इसकी भी बीमा वही हो जाएगी जो उसकी बीमा होती थी। किसकी? विद्युत विभव की। तो बीमा क्या हो जाएगी? तो इसकी जो बीमा है ऊपर लिखा है ना, जूल, कार्य की बीमा ML2T
टू अपान आवेश की बीमा AT। चलो सॉल्व करो तो हो जाएगा m L2 है, L2 a की घात सॉरी 2 है ना, फिर t की घात 1 है, ऊपर जाएगा -1 और -2 पहले से, तो MLT माइनस क्या हो जाएगा 3। a की घात 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी बीमा किसकी, विद्युत वाहक बल की। और विद्युत वाहक बल है क्या, तो सेल द्वारा संपूर्ण विद्युत परिपथ में एकांक धन परीक्षण आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनल विभवांतर। तो इसको मैं मिटा देता हूं। टर्मिनल विभवांतर पढ़ना हम लोगों को, अच्छे से पढ़ाई करो तुम लोग और बढ़िया सा नंबर लेकर आओ एग्जाम में। ठीक है, और खूब बढ़िया से नाम रोशन करो और कमेंट बॉक्स में जो है अपना नंबर बताओ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या पढ़ने वाले हैं, टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर ठीक है, तो देखो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, एक होता है विभवांतर, एक होता है टर्मिनल विभवांतर, एक होता है विद्युत वाहक बल, सब एक जैसे हैं। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, जैसे परिपथ मैंने बनाया ना, एक रेजिस्टेंस ये लगाया ना, इसके साथ एक सेल को लगा दिए। ठीक है, सेल को लगाने के बाद अब हम क्या कर देंगे, इधर से एक सेल का विद्युत वाहक बल ही मान ली। ठीक, अब इस सेलवा क्या करेगा, इस पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराएगा। ठीक है, अरे आवेश को प्रवाहित कराएगा, उसमें कार्य वार्य करेगा। तो अगर ये पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य निकाले हम, तो वो तो हो जाएगा विद्युत वाहक बल W/Q। ठीक है, Q नॉट करो। अगर इसी चीज को हम ना किन्हीं दो बिंदुओं के बीच केवल बात करें, बस दो बिंदु के बीच, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों पॉइंटों के बीच इस परीक्षण आवेश एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य अगर W है, किया गया कार्य अगर कितना है, W है, इन दो बिंदुओं के बीच खाली एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु क्या है, B है, A और B के बीच की खाली बात करें, तो अगर इनके बीच आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य कितना है, W है, तो जो ये W/Q नॉट होगा, अब ये E नहीं बल्कि क्या होगा, V होगा। अर्थात ये हो जाएगा आपका टर्मिनल विभवांतर। क्या हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। ठीक, तो टर्मिनल विभवांतर क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य ही टर्मिनल विभवांतर है। ठीक है, तो चलिए टर्मिनल विभवांतर डिफाइन कैसे करेंगे, तो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो, एक तो मेरी राइटिंग थोड़ा कम से एडजस्ट कर लेना, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा, नहीं आवेश को नहीं, एकांक आवेश को कहां प्रवाहित कराएगा, तो आवेश को नहीं के बीच एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को प्रवाहित कराने में किए गए कार्य को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वही V इज इक्वल टू किया गया कार्य W है और आवेश कितना है, Q नॉट है, तो कार्य की मात्रा बटे आवेश की मात्रा, V बराबर W/Q
क्यों नॉट, और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और इसकी भी बीमा वही हो जाएगी जो उनकी बीमा होती, किसकी। तो ये हो गया आपका टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित, एकांक धन परीक्षण आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, V से, और V बराबर मिल गया आपको W/Q मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल का विद्युत वाहक बल, सॉरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अंदर का प्रतिरोध। आंतरिक मतलब अंदर का, आंतरिक मतलब अंदर का, आंतरिक मतलब अंदर का। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल के अंदर का प्रतिरोध। सेल के अंदर होता क्या है, अब देखो मैंने अभी बताया ये सेल है, इलेक्ट्रोड होता है इसमें, ठीक है, और उसके आसपास क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ। और जो नॉर्मली जो ओरिजिनल सेल होते हैं, जैसे बैटरी वगैरह हो गया, तो उन बैटरियों में प्लेट होता है। क्या होता है, प्लेट होता है। एक प्लेट के बीच में दूसरी प्लेट फंसी होती है, एक प्लेट के बीच में दूसरी प्लेट क्या होती है, फंसी होती है। तो इन प्लेटों के बीच कुछ अंतराल भी होते हैं, उसके अंतराल के बीच क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। ठीक है, तो उन प्लेटों, जिस पदार्थ से प्लेट हमने बनाया है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और इन्हीं दोनों के रेजिस्टेंसों को मिलाकर के जो फाइनल रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, सेल का आंतरिक रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल के अंदर जो है उन पार्टों का जो रेजिस्टेंस है, उसी प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो सेल के अंदर, अंदर किसके किसके, प्लेट, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य तथा प्लेटों का, प्लेटों के प्रतिरोध को, प्रतिरोध, प्रतिरोध को, प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक, आंतरिक आंतरिक नहीं यार, आंतरिक है, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसे स्मॉल आर से लिखते हैं, इसे किससे लिखते हैं, तो इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब हमको पढ़ना है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। ठीक है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होता है कि सेल का जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उसी चीज को हम कहते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, तो देखिए विद्युत अपघट्य पदार्थ, मैंने बताया ना सेल में प्लेटें होती हैं, और वो प्लेटें विद्युत अपघट्य पदार्थों में क्या होती हैं, डूबी रहती हैं। ठीक है, तो वो प्लेट जितना डूबा हुआ है उसका जो एरिया है, उसका जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबी हुई प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, किसमें निर्भर करता है, तो वैद्युत, वैद्युत अपघट्य, अपघट्य पदार्थ,
पदार्थों में डूबे हुए प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है? क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, अर्थात क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे हुए प्लेट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, होता है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब 1/a हो गया। 1 क्या हो गया? a हो गया। ठीक, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो है निर्भर करता है किस पर? सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है? तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, घटने पर प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है, अर्थात स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनल टू प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता बढ़ने पर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, और सांद्रता घटने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब तक आप लोग जो है, मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक आप लोग जो है वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया, टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V हो गया, और उसके बाद विद्युत वाहक बल, तो विद्युत नहीं वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई में संबंध, वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई में संबंध पढ़ना है आपको। ठीक है, तो वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई में क्या संबंध होता है, आइए देखते हैं हम लोग। ई, वी और आर में क्या रिलेशन है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में हम इस सेल के द्वारा धारा प्रवाहित कराएंगे, और ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये पूरा सेल के अंदर की बात है भैया, पूरा सेल के किसकी बात है? अंदर की बात है। और ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इस बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है? कैपिटल R है, और इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है? कैपिटल V है। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या? E, V और R में, स्मॉल r में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए रिलेशन निकालते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो सेल के द्वारा किया गया जो टोटल कार्य है, सेल के द्वारा किया गया टोटल कार्य जो है, इस बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कराने में किया गया कार्य,
और अंदर प्रतिरोध में प्रवाहित कराने में किए गए कार्य के योगफल के बराबर होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इस डेरिवेशन का क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल कार्य है वो सेल के अंदर धारा प्रवाहित कराने में किया गया कार्य धन सेल के बाहर धारा प्रवाहित कराने में किए गया कार्य के बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट जब निकल के आ गया है तो उसके लिए अब हमको करना क्या है, टोटल कार्य निकालना है कि सेल ने कुल कितना कार्य किया, और निकालना है कि सेल के अंदर कितना कार्य हुआ, और निकालना है सेल के बाहर कितना कार्य हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले टोटल कार्य। ठीक है, तो सेल द्वारा परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में, कहां पे, संपूर्ण परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित कराने में किया गया कार्य। अब ध्यान से देखिए, तो एक परिपथ है ना, टोटल एक रास्ता है, तो सेल जो धारा प्रवाहित कराएगा वो धारा इधर से आएगी, इस रेजिस्टेंस में से भी होके जाएगी, और वही धारा घूमते हुए इस आंतरिक रेजिस्टेंस में से भी फ्लो होने वाली है। तो दोनों रेजिस्टेंसों में समान धारा बहेगी, वही धारा बहेगी। ठीक है, तो चलिए सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित कराने में किया गया कार्य निकालेंगे। धारा या आवेश कुछ भी मान लो, ठीक है, चलो आवेश मान लेते हैं। तो आवेश प्रवाहित होगा तो धारा भी बह जाएगी। ठीक है, तो चलो आवेश प्रवाहित कराने में मान लो, आवेश प्रवाहित कराने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो कितना कार्य होगा, संपूर्ण परिपथ की बात है, संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित करना हो तो किसका यूज करेंगे, विद्युत वाहक बल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विद्युत वाहक बल का। इसलिए हम यूज करने वाले विद्युत वाहक बल, आपने पढ़ा E बराबर V अपान Q नॉट, पढ़ा ना, E बराबर V अपान Q नॉट पढ़ा। तो बोलो कार्य नहीं, सॉरी W अपान Q नॉट पढ़ा आपने, तो बोलो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य बराबर EQ हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कार्य है तो W बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EQ नॉट हो जाएगा, जहां आप Q बराबर IT जानते हो, Q बराबर क्या जानते हो, IT जानते हो। ठीक है, तो Q बराबर आपने पढ़ा है IT, तो पुट करेंगे तो आपको W बराबर मिल जाएगा E इंटू IT, EIT हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका संपूर्ण कार्य, ये हो गया संपूर्ण कार्य, इतना जूल हुआ है। ठीक है, अब चलो बाहर का और अंदर का कार्य अलग अलग निकाल लेते हैं। बाहर का और अंदर का कार्य अलग अलग निकाल लेते हैं। बाहर कार्य की बात हो तो टर्मिनल विभवांतर की याद आती है। किसकी याद आती है, टर्मिनल विभवांतर, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य आपका क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाह्य कार्य कैसे निकालेंगे, तो सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कराने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, W बराबर VQ हो जाएगा। W बाह्य कार्य है तो W एग्जिट से लिखते हैं। ठीक है, तो बाह्य कार्य एक्सटर्नल वर्क हो गया आपका, तो एक्सटर्नल W एक्सटर्नल इज इक्वल टू VQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VQ नॉट हो जाएगा। फिर से Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो W एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे VQ के स्थान पे रख देना है IT, तो VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। W एक्सटर्नल आपका कितना आ गया, VIT आ गया। ठीक है, इंटरनल वर्क निकाल लेते हैं, यानी कि सेल के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कराने में किया गया कार्य, प्रवाहित कराने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य हो जाएगा, सेल के अंदर धारा प्रवाहित कराने में किया गया कार्य। तो फिर से इसको इनिशियल वर्क बोलेंगे, W इन से लिखेंगे। ठीक है, और W इन इज इक्वल टू अंदर का विभव V डैश मान लेते हैं, तो V डैश इंटू Q हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर IR होता है। I इंटू अंदर का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r, इंटू Q क्या होता है, IT होता है। Q क्या होता है, IT होता है। तो W इंटरनल वर्क इज इक्वल टू I गुड़े I स्क्वायर स्मॉल RT मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो तो संपूर्ण कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल।
ठीक है। बाहर कार्य किया गया, बाह्य परिपथ में किया गया कार्य धन आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य बराबर संपूर्ण कार्य हो गया। तो W की वैल्यू कितना है आपका, EIT है। क्या मिला है, EIT मिला है, इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क कितना है, तो VIT मिला है आपको। क्या मिला है, VIT प्लस इंटरनल वर्क कितना है, I²RT है, I² स्मॉल RT है। ठीक है, चलो कॉमन क्या है, तो EIT इज इक्वल टू, इधर हम IT कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, V प्लस I² में से एक I कॉमन हो गया तो एक I बचा, T कॉमन हो गया तो स्मॉल R बचा। IT से IT कैंसिल आउट, E बराबर मिला आपको V प्लस IR मिला। IR प्लस में इधर आएगा, माइनस में तो आपको मिलेगा V बराबर E माइनस का IR हो जाएगा। V बराबर क्या मिल जाएगा आपको, E माइनस का IR, जो कि हो गया आपका किसमें, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो समीकरण आया हुआ है अपना, ये समीकरण उस कंडीशन के लिए जब अपना सेल धारा दे रहा हो। ठीक है, तो जब सेल परिपथ को धारा दे रहा होगा, जब सेल द्वारा, सेल से धारा ली जा रही होगी, सेल से धारा ली जा रही हो, ली जा रही हो, तो उस कंडीशन में V बराबर होता है E माइनस IR। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल से धारा ली जा रही है ना, तो E ज्यादा होगा। तो विद्युत वाहक बल जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक V मतलब बाह्य परिपथ में धारा जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो V से टर्मिनल विभवांतर से जब तक E नहीं ज्यादा होगा ना, धारा नहीं जाएगी। इसीलिए इसको इक्वल करने के लिए E में से IR घटाया जा रहा है, तब V के बराबर हो रहा है। ठीक, और जब सेल धारा ले रहा होगा, जब सेल धारा ले रहा होगा, ले रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उस समय जो है अगर V ज्यादा नहीं होगा तो सेल के अंदर धारा नहीं आएगी। ठीक है, तो उस टाइम पर V बराबर होता है E प्लस IR होता है। क्या होता है, E प्लस स्मॉल IR होता है। ठीक, ये चार्जिंग का समीकरण है, जो चार्जिंग के टाइम है। ठीक है, तो ये समीकरण लगेगा, और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये समीकरण लगेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर थोड़े बहुत और समीकरण पढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। तो चलिए अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, सेल का आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो कितना जाएगा भैया, तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अभी अभी आपने सूत्र पढ़ा ना, V बराबर E माइनस IR। हमको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस में है, इसको इधर लाओ, ये प्लस में उधर ले जाओ, तो आपको मिलेगा क्या, IR इज इक्वल टू E माइनस का V मिलेगा। आपको चाहिए का स्मॉल r चाहिए, I गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपान क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, स्मॉल r बराबर E माइनस V बराबर आपने पढ़ा IR, टर्मिनल विभवांतर है तो बाय परिपथ का रेजिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अपान में I है तो आप अलग अलग के बटे I लिख सकते हो, इसके बटे I लिखो और इसके बटे I लिखो, इसका I से इसका I कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल r बराबर E अपान I माइनस कैपिटल R हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध का समीकरण। ठीक, और परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा निकालने तो एक काम करो, I को इधर और स्मॉल r को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E माइनस V अपान स्मॉल r हो जाएगा, परिपथ में प्रवाहित धारा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, या जो दूसरा समीकरण बनेगा यहां से बना लेंगे। ठीक है, यहां से क्या, स्मॉल कैपिटल R माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E अपान I मिलेगा। E गुणे में इधर आएगा भाग में, नहीं काम हो, इसको इधर भेजो और इस पूरे को उधर भेजो, तो I इज इक्वल टू E अपान हो जाएगा
स्मॉल आर धन कैपिटल आर, ये हो जाएगा परिपथ में प्रवाहित धारा का समीकरण एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में हो जाएगा। और ये किस में हो जाएगा आपका, ओम में हो जाएगा, ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ समीकरण। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हमको पढ़ना है सेलों का संयोजन पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, ठीक है। जो चीजें ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दिया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा।